मुझे लगता है कि हमें आंदोलन में ही भाग लेना चाहिए। तुम लोग को पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती लगी मुझे इस एनसीईआरटी बैच को। वही सुबह पढ़ा के आते हैं बच्चे, कितना आसान से शांति से पढ़ते हैं। और एक तुम लोग जेनजी हो, जेनजी। छोड़ो बच्चे, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात, मैंने मैंने अपनी तरफ से सबको कोशिश की पढ़ाने की, एक तरफ से सीधा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा, एकदम डफर तो नहीं करना, बदमाश से बदमाश बच्चा, सबको मुझे हैंडल करना आता है। मैंने पिछले 20 साल में हजारों लाखों की संख्या में हैंडल किए हैं, मगर यहां पर लग रहा है कि बहुत मुश्किल है 2 दिन काटना मेरा। सुनो बच्चे, मेरी ध्यान से सुनो। ड्रेन मतलब समझते हो? नाला। ड्रेन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। प्रयागराज पीडीए में तुम काम कर रही हो, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो ड्रेन मतलब एक ही चतर, नाला। तब तो उस हिसाब से ब्रेन ड्रेन जो होगा वो नाला ही होगा। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा अमेरिका। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड without any substantial return, means we are not getting anything from England and we are putting everything from India to England, wealth और commodities में। तो ध्यान रखना, wealth और commodities। wealth क्या होता है? सोना चांदी। commodities क्या होता है? रॉ मटेरियल। तो पैसा तो ड्रेन हो नहीं रहा है, तुम्हारा पैसा कौन लेगा उधर? तो इसलिए क्या है? वेल्थ एंड कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट एनी सब्सटेंशियल रिटर्न, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। आराम से बात आ गई, डिफिनेशन समझ में आ गई आपको? तो सुनो बच्चे, एक आदमी थे दादा भाई नौरोजी, हम तो इनको जानते ही हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये किताब दादा भाई नौरोजी ने पब्लिश की थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और पहली बार ड्रेन थ्योरी के ऊपर इंडिया में डिबेट हुआ कि आखिरकार हमें इंग्लैंड से क्या मिल रहा है और हम इंग्लैंड को क्या दे रहे हैं। राइट, सो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद एक शानदार ऑथर हैं आरसी दत्त। ये सारे नाम खोज खोज के पढ़िएगा। ये जो आरसी दत्त है ना, आरसी दत्त आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज से थे आरसी दत्त। आरसी दत्त आईसीएस थे, आरसी दत्त इकोनॉमिस्ट थे, और आरसी दत्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और टिल डेट दिस इज अ बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड द कॉलोनियल पीरियड। सुनो, एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द ड्रेन थ्योरी। तो इसमें 3 नाम दिए हुए थे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, और उसमें लिखा हुआ था जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में फेमस है, ही वॉज द एडिटर ऑफ द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, ही फाउंडेड दिस न्यूज़पेपर। बट बच्चे, उस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में ईच डे, एवरी डे यू विल फाइंड द आर्टिकल रिलेटेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो उनका भी नाम होगा। सारे दूसरे कोचिंग वाले बच्चे ने ए और बी मार करके फिट, हमारा स्टूडेंट ए बी एंड सी, मसूरी ऐसे लैंड किया बिल्कुल। लिखो लिखो, ड्रेन थ्योरी। So what do you mean by drain of wealth? Drain of wealth refers to transfer of wealth and commodities, transfer of wealth and commodities, transfer of wealth and commodities
from India to England, from India to England without any substantial return. धर्मी लिखो चुपचाप. Return of wealth refers to transfer of wealth and commodities from India to England without any substantial return. Train theory was first given by Dada Bhai Nauroji. Train theory was first given by Dada Bhai Nauroji in his book. Poverty and un-British rule in India. Poverty and un-British rule in India. Poverty and un-British rule in India. आर्शी दत्त, इसके बारे में पढ़ना है आज घर में. आर्शी दत्त, he wrote Economic History of India. Economic History of India. R.P. Dutt, he wrote India Today. बच्चे, ये इंडिया टुडे बुक ऑन इकोनॉमी है. आरपी दत्त अलग हैं, आरशी दत्त अलग हैं. तो आरपी दत्त ही रोट इंडिया टुडे. एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, जिसने कि प्रीलिम्स में डिफरेंस क्रिएट कर दिया. जी सुब्रमण्यम अय्यर. And he published The Hindu. He published The Hindu. G. Subramaniam Iyer, he was the editor of The Hindu newspaper. He highlighted the drain theory. He highlighted the drain theory. He was the editor of The Hindu newspaper. The Hindu newspaper. Right. And he highlighted the drain theory. Okay. Very good. आराम से सुनना पड़ेगा, बहुत आराम से सुनना पड़ेगा. ठीक है ना, कोई बच्चा नहीं हिलेगा, एकदम कान ओपन करके रखेगा. कर लो बात. 15 सेकंड का गैप लिया था, बातचीत शुरू हो गई और खत्म भी हो गई. हम लोग सब आईएसआई का एजेंट है. ठीक है, सुनो इधर, सुनो बाबू, इधर सुनो. अच्छा, ध्यान से सुनो. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ड्रेन? ड्रेन के क्या मेथड हैं? राइट, फॉर्म्स ऑफ ड्रेन. तो पहला तो था ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे पहले इंडिया से इंग्लैंड जाना शुरू कर दिया था वेल्थ और कॉमोडिटीज में. आपको याद है 1717 में फरमान जारी हुआ था, जिसमें कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने का परमिशन मिला था. वेरी फर्स्ट डे हमने बात की थी इस पर. तभी से ट्रेन स्टार्ट हुआ, जो अल्टीमेटली प्लासी प्लंडर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना. तो आई बात समझ में कि पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड विच बिगिंस आफ्टर द फरमान ऑफ 1717, एंड इट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू प्लासी प्लंडर.
गिफ्ट एंड एक्सचेंजेस बाय द इंडियन रूलर्स। इंडियन राजा नवाब ब्रिटिश को इतना बेहतरीन गिफ्ट देके खुश करना चाहते थे, इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स। और गिफ्ट तो घर ही जाएगा, तो यहां से इंग्लैंड चला जा रहा था। मुझे याद नहीं है कि आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी, एक तो निजाम ऑफ हैदराबाद की स्टोरी थी और दूसरा पटियाला के राजा की स्टोरी थी। निजाम ऑफ हैदराबाद, अच्छा तुम लोग में से किसने लोगों ने वो डोमिनिक लेपर की किताब खरीदी, फ्रीडम एट मिडनाइट? एक बच्चा ने खरीदा और दूसरा कोई, एक तुम खरीदी होगी और कौन खरीदा? इधर भी कोई हाथ उठाया था? अच्छा हाथ नहीं उठाए थे तुम लोग, ऐसे वो ठीक कर रहे थे बाल, मैं समझ गया हाथ उठाए। ठीक, खरीदे खरीदे हो डोमिनिक लेपर की? डोमिनिक लेपर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट? नहीं? तो क्या मतलब, क्या सोच के नहीं खरीदे? गजब। अब मोमोज खाते तो देख जाते हो इधर। अब फ्रूट्स उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, फल लेके जाना है, सुबह खा के आना है, ये रूटीन फिक्स्ड है। अब बाकी किसी काम में रूटीन फिक्स नहीं है। इंडियंस को ना भूख से भूख नहीं लगता, 2 बजे लंच टाइम, पेट भरा हो 2 बजे ठूसेगा वो, क्यों? टाइम के हिसाब से हमें खाना है, बिल्कुल। बोले थे क्यों नहीं खरीदा? पढ़ने में मन नहीं लगता है? आज अमेजन पर ऑर्डर करिएगा, खरीद लीजिए वो किताब, इंग्लिश हिंदी, हिंदी में खरीदिए, ज्यादा समझ में आएगा, उसके इंग्लिश काफी टफ है। और उसके चैप्टर्स पढ़ना, जो मैं बता रहा हूं, ये सब जो मैं बोल रहा हूं वहीं से तो बोल रहा हूं, उसको एक बार पढ़ लेगा ना, बड़े सारे स्टोरीज क्लियर हो जाएंगे और थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। आद्या खरीद ली है, शाबाश। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े प्रॉम्प्ट हैं, ये लोग एकदम नहीं मिस करता है, खरीद के फिट हो जाता है। फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदी में आती है आधी रात की आजादी। तो, तो उस फ्रीडम एट हिंदी में वही इसी नाम से वो किताब आती है, आधी रात की आजादी। तो अमेजन में डालेंगे ना, आधी रात की आजादी, रूपा पब्लिकेशन से आती है। अब कल पूछेंगे, कल पूछेंगे दोबारा। सुनो बच्चे, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ड्रेन? फॉर्म्स ऑफ ड्रेन ये है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। फॉर्म्स ऑफ ड्रेन, फर्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंड, गिफ्ट एंड एक्सचेंजेस। ठीक है, गिफ्ट एंड एक्सचेंजेस, गिफ्ट एंड एक्सचेंजेस। रुपीज एंड पाउंड एक्सचेंज रेट, रुपीज एंड पाउंड, पाउंड का सिंबल ऐसे रहता है ना, पाउंड एक्सचेंज रेट, रुपीज एंड पाउंड एक्सचेंज रेट। फोर्थ, रेलवे, रेलवेज। फिफ्थ है होम चार्जेस, ठीक है बच्चे। तो ये सारे कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट थे रिलेटेड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ, मैं समझा रहा हूं, कल इस पर लिख के लाना है 250 वर्ड, ठीक है?
तो समझा रहा हूं, समझना पड़ेगा। तो पहला तो बच्चे ट्रेड एंड कॉमर्स है। मैंने बताया कि इट स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द फरमान ऑफ 1717 एंड देन अल्टीमेटली द प्लासी प्लंडर। ये चीज समझ में आई ना, तो यहां तक करना। गिफ्ट और एक्सचेंजेस में प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स was transferred to the British officers by Indian Raja and Nawab। ठीक है, तो इसी में कई सारी स्टोरीज हैं कि कुछ लोग, ऐसा नहीं होता था कि हमेशा सब लोग गिफ्ट दे ही रहे हैं। कुछ लोग अपने जैसे भी होते थे जो कि गिफ्ट लेना पसंद करते थे, राइट। कभी देना ही पसंद नहीं करते। कई लोग तो ऐसे हैं 2-3 बार बर्थडे मना लेते, तो गिफ्ट देना पसंद नहीं करते, लेना पसंद करते थे। तो जैसे जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद, शायद ही किसी को दिया होगा कुछ, जबकि धरती का सबसे रिचेस्ट आदमी था। महाराजा ऑफ पटियाला, ये सब की स्टोरी लिखी हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा सुनना बच्चे, रुपीज एंड पाउंड एक्सचेंज रेट। देखो अमृता, आद्या, रानी, सुनो बच्चे, क्या है कि रुपीज एंड एक्सचेंज रेट, रुपीज एंड एक्सचेंज रेट, रुपीज एंड पाउंड एक्सचेंज रेट। मान लो कि 1 पाउंड लेकर के हम इंग्लैंड से इंडिया आए, ठीक है ना, तो यहां पर हमें 80 रुपीज मिला। 1 पाउंड लेकर के आए तो हमको कितना मिला? 80 रुपीज मिला, मान लो। तो हम मार्केट गए, 8 रेनॉल्ड पेन खरीद के आ गए, चले गए इंग्लैंड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इस पर 5 रुपीज एक्सचेंज रेट लगाएंगे। तो इसको कितना मिलेगा? 75 अब मिलेगा, ठीक है ना। 5 रुपये तो एक्सचेंज कट गया, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करेगा तो 75 मिलेगा। अब ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 7 पेन खरीदेगा। बहुत गुस्सा आएगा तो एक रिफिल खरीद लेगा। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट लगाया कि अब पेन की डिमांड घट गई, और पेन की डिमांड घट गई तो पेन इंडस्ट्री कम वीक हो जाएगा, तो इंडिया का एक्सपोर्ट वीक होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह से फिक्स करती थी कि इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्रीज हो और ब्रिटेन का एक्सपोर्ट इंडिया में इंक्रीज हो, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी तो डिसाइड करता है कि ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा रहेगा या ट्रेड एक्सचेंज कैसा रहेगा। तो फंडामेंटली ये जो फीचर था ना बच्चे, दैट रियली हैम्पर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल इन इंडिया। तो इसको लिख लेते हैं, रुपीज एंड एक्सचेंज रेट में लिखना, रुपीज एंड पाउंड एक्सचेंज रेट में लिखना। रुपीज एंड पाउंड एक्सचेंज रेट में ये वाला जो है, इसमें बात क्या है, इसमें लिखना द एक्सचेंज रेट वॉज फिक्स्ड इन सच अ वे, इसी में लिखना द एक्सचेंज रेट वॉज फिक्स्ड इन सच अ वे that it promoted British export in India, such a way that it promoted British export in India, and it discouraged Indian export. It discouraged Indian export to England. एग्जाम्पल से समझ आया ना कि कैसे वहां से 5 रुपए एक्सचेंज रेट करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो इंडस्ट्री स्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे। रेलवे जब चला था ना तो हमारे लिए मैजिक था वो। हमने कोई ऐसी गाड़ी देखी ही नहीं थी जो बिना बैल और घोड़े के चलती हो।
वो तो जेम्स वॉट ने हद कर दिया, स्टीम इंजन बनाया। मैं अगर पूरे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा अगर दिखाई पड़ता ना कोई चीज, तो वो स्टीम इंजन ही था, जिसने इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, जिसने पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज कर दिया पूरी दुनिया में। तो बच्चे क्या हुआ कि 1853 में पहली बार रेलवे चली थी बॉम्बे टू थाने। रेलवे जितना ब्यूटीफुल दिखता था उतना पेनफुल था वो, जितना ब्यूटीफुल उतना पेनफुल। ठीक है, तो जितना ब्यूटीफुल उतना पेनफुल। इसका मतलब क्या हुआ कि रेलवे दिखने में, चलने में, चढ़ने में काफी अच्छा लगता था, तेजी से चलते थे, मगर रेलवे ने इंडिया की इकोनॉमी को स्क्वीज कर लिया, निचोड़ दिया था। ब्रिटिश ने पैसेंजर ट्रेन नहीं बनाया था ज्यादा, मालगाड़ी बनाया था, गुड्स ट्रेन। ठीक है, ये और बात है कि गाड़ी मिलनी चाहिए, कोई मालगाड़ी रहे चाहे गुड्स ट्रेन रहे या पैसेंजर ट्रेन, उस पर इंडियन कूद ही जाते थे। ठीक है, कॉकरोच की तरह लटके रहते थे ट्रेन में। तो ये लोग क्या करता था कि जहां रॉ मटेरियल है उस सोर्स को ये लोग पोर्ट से कनेक्ट कर देता था, और पोर्ट से रॉ मटेरियल इंग्लैंड चला जाता था, और इंग्लैंड का जो तैयार सामान था वो रेलवे के थ्रू गांव गांव में पहुंच जाता था। तैयार सामान क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड का। ठीक है, यहां से कॉटन जाता था और मेड इन इंग्लैंड का टैग लग करके शर्ट इधर आ जाता था। तो रेलवे ने ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा मार्केट क्रिएट किया, और गांव गांव तक ब्रिटिश शर्ट बिकने लगे थे। तो इसने ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को काफी बूस्ट किया। आ गई ना समझ में बात, कि रेलवे जितना ब्यूटीफुल उतना पेनफुल। अब आगे भी बोलना चाह रहे, थोड़ा भारी बात बोलना चाह रहे। ठीक है, सब रेडी रहेगा। देखो, रेलवे प्राइवेट कंपनी था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था। मतलब ज्वाइंट स्टॉक मतलब समझते हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं वो सब शेयर होल्डर हुआ करते थे। रेलवे जितने इन्वेस्टर्स हैं शेयर होल्डर हुआ करते। रेलवे में इंडियंस को इन्वेस्ट करने का परमिशन ही नहीं था, खाली ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते थे रेलवे में। और जो इन्वेस्टर थे उसको गारंटीड इंटरेस्ट देते थे, एकदम फिक्स्ड ब्याज देते थे, गारंटीड इंटरेस्ट। आप ब्रिटिश हैं, आपने इन्वेस्ट किया, आपको इतना % ब्याज मिलेगा, प्लस शेयर इन प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट। इन्वेस्टर कौन है, ब्रिटिश। जहां कहां से रहा ये डबल प्रॉफिट, इंडिया से जा रहा है। तो मतलब बाकी लोग बाकी सारे मेथड ड्रेन करते थे वेल्थ को, रेलवे कैपिटल फ्लाइट किया, यहां से सीधा उड़ के जाता था। आई बात समझ में। मतलब रेलवे ने उतना डैमेज दिया जितना दूसरे किसी इंस्टीट्यूशंस ने नहीं दिया होगा। रेलवे ने इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को निचोड़ दिया था। आई बात समझ में। समझदार तो जान से फाजिल हो तुम लोग। तो रेलवे ने क्या किया, निचोड़ दिया बिल्कुल। तो जितना ब्यूटीफुल उतना पेनफुल। एक लड़के की शादी थी, तो उसको ले गया ब्यूटी पार्लर में कि इसका कल शादी है, मेकअप कर दो। तो शादी वाला उसको, मेकअप वाला बोलते ही देखते उसको बोल दिया कि इस पर मेकअप नहीं होगा, पेंट होगा। मेकअप तो होता है जो थोड़ा सुंदर हो उसको ठीक ठाक किया जाता है। जो हम्म, तुम कुछ कुछ बोली हो, काला काला वाला वर्ड यूज इस्तेमाल किया हो तुम। एशियन पेंट से, तो जिसका चॉइस अलग है। तो सुनो बच्चे ध्यान से, क्या हो गया, रेलवेज। तो इसको थोड़ा सा लिख डालते हैं, थोड़ा सा रेलवेज में लिखिए।
Railways served in two ways. Railways served in two ways. First, source of raw material was connected to port. Second, finished product of England was sent to countryside of India. Finished product of England was sent to countryside of India. कंट्रीसाइड मतलब गांव गांव तक. कंट्रीसाइड, COUNTRYSID, कंट्रीसाइड ऑफ इंडिया, एकदम गांव गांव तक पहुंचा दिया. तो फिनिश्ड प्रोडक्ट वाज सेंट टू कंट्रीसाइड ऑफ इंडिया. बात खत्म कहां हुई है अभी? बात आगे ये इन्वेस्टमेंट वाला मुद्दा तो है अभी. लिखो फिर, इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज, नहीं पैराग्राफ चेंज करके, investment in railways was exclusive to British investors. Investment in railways was exclusive to British investors. British investors मतलब केवल वही करेगा इन्वेस्ट. Investors were getting guaranteed interest. Investors were getting guaranteed interest plus share in profit. Guaranteed interest, फिक्स्ड ब्याज देंगे. guaranteed interest plus share in profit. So therefore, railway drained the Indian economy. Therefore, railway drained Indian economy. रेलवे से रिलेटेड हमने एक बड़ा स्टोरी सुनाई थी ना आपको कि बंगाल में रेलवे चलती थी तो उसमें टॉयलेट नहीं होता था. याद है स्टोरी? तो उसमें टॉयलेट नहीं होता था रेलवे में. तो बंगाल में एक बंगाली बाबू ने बोला गार्ड को कि ट्रेन रोकिए, टॉयलेट जाना है. तो गार्ड ने 2-3 मिनट तक रोका, उसके बाद ट्रेन चला दी. तो ट्रेन चल रहा था काफी तेजी से, बंगाली बाबू, ट्रेन आगे आगे, बंगाली बाबू दौड़ने लगे प्लेटफॉर्म पर. उनकी धोती झाड़ी में फंस गई तो फट गई, तो वो गिर गए. फिर धोती समेटा और दौड़ करके ट्रेन में चढ़ गए. एक तो बंगाली था, ऊपर से लॉयर था. जितने कानून उसको आते थे सब उसने गार्ड को सुना दिया कि तुम चलो कलकत्ता, तुम्हारे चलते हमारी बेइज्जती हुई प्लेटफॉर्म पर और हमारा धोती भी फट गया, हम केस भी नहीं, कोर्ट में ही जा पाएंगे. तो बंगाली बाबू ने रियली में केस कर दिया जाकर के कि आई फेल्ट असेम्ड एट प्लेटफॉर्म. सब लोग देख रहे थे एंड हम कोर्ट नहीं जा पाए. तो केस रजिस्टर हो गया. तो क्वीन की काउंसिल ने इस केस को लंदन मंगवाया कि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला लगता है, बंगाली, धोती, रेलवे. तो क्वीन की काउंसिल ने बड़ा जबरदस्त स्टडी किया और फाइनली उसमें यह पाया गया कि बंगाली बाबू सही बोल रहे हैं, इनको कंपनसेशन मिलना ही चाहिए.
तो कंपनसेशन दिया गया बंगाली बाबू को, और साथ में रेलवे को बोला गया कि टॉयलेट बनवाइए रेलवे में। तो इस इंसिडेंट के बाद रेलवे में टॉयलेट बना, और इस बंगाली बाबू का नाम था अखिल चंद्र सेन। अखिल चंद्र सेन, इसके बारे में आज पढ़िएगा। इसने जो रेलवे के खिलाफ एफआईआर लिखवाया था, उसमें कहा गया था कि क्या प्रॉब्लम थी तुमको, इतने लोग तो चलते हैं ट्रेन में। तो बोला क्या कि नहीं नहीं, हम कटहल खा लिए थे, ठीक है ना, जैक फ्रूट खा लिए थे, मेरा पेट फूल गया था और इसीलिए हमको जरूरी था। तो उस तरह से पूरा एफआईआर पढ़ना, उसमें सर्च करके जैसे डालोगे ना गूगल में अखिल चंद्र सेन, वो एफआईआर की कॉपी आ जाएगी, उसको पढ़िएगा, थोड़ा जीवन में महसूस करिए कि कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसके क्या बाद क्या बना, टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट बना। तो टॉयलेट में से बाल्टी मग गायब हो जाता था लोगों ने चेन से बांध के रखना शुरू किया। बता रहे हैं कि कैसी फितरत है। आप ये देख लीजिए ना कि बैंक में देखता नहीं है, पेन बांध के रखता ना रस्से से लिखने के लिए। मेरा एक दोस्त था, वो देखा पेन बंधा हुआ तो उसने दिल पर ले लिया कि ये लोग मेरी नियत पर शक कर रहा है कि मैं पेन चुराने वाला आदमी हूं, रस्सी बांध के दिया पेन। उसने इसे चैलेंज ले लिया और पेन का रिफिल निकाल दिया और पेन छोड़ दिया तो चोर चैलेंज कभी भी ले सकता है। नेक्स्ट है होम चार्जेज। नेक्स्ट लिखो बच्चे, होम चार्जेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होम चार्जेज। देखो तो तुमको अभी समझ में आया है, तुम इतना देर से हंस रहे हो। होम चार्जेज तो होता ना, कई लोगों को थोड़ा देर में आता है कि अच्छा ये जोक था। तो होम चार्जेस लिखो, होम चार्जेस। होम चार्जेज होता है सैलरी एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। सैलरी एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। देखो होम चार्जेस, ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं है, होम चार्जेस। इसमें क्या है, सैलरी एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये लोग रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड चला जाता था और पेंशन इंडिया से जाता था, और ये लोग मरता भी जल्दी नहीं था। तो जितना सैलरी उतना पेंशन लेके मरता था। इसको क्या बोलते हैं, ड्रेन बोलते हैं। तो सैलरी एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया हाउस। होम चार्जेस में, होम चार्जेस में पहला पॉइंट क्या है, सैलरी एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया हाउस, एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया हाउस, ठीक है। तीसरा है मिलिट्री ट्रेनिंग एंड आर्म्स परचेज। मिलिट्री ट्रेनिंग एंड आर्म्स परचेज। मिलिट्री ट्रेनिंग एंड आर्म्स परचेज। इंटरेस्ट पेमेंट to the British government. Interest payment to the British government.